ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे समसामयिक भारत और शिक्षा। ये जो है बीएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत आता है, जिसका पेपर कोड है दोस्तों TC102। आज हम लोग जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, ये आपके सामने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का जो माइंड मैप है, उसी के तहत हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का परिचय जानेंगे, इसका उद्देश्य जानेंगे, अर्थ, इसकी विशेषताएं जानेंगे कि इस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। प्रशासन या वित्त जानेंगे, संस्थान या केंद्र जानेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे दोस्तों, सारांश जानेंगे और विशेषताओं के अंतर्गत बहुत सारी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे कि इस समय इसका अनुशासन जो था वह कैसा था। उसके बाद जो परीक्षाएं होती थी वह किस प्रकार की परीक्षा होने की व्यवस्था थी वहाँ पे। उसके बाद गुरु शिष्य संबंध जो थे वह कैसे थे, स्त्री शिक्षा थी कि नहीं थी, शिक्षण व्यवस्था कैसा था, पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यचर्या जो है वह कैसा था, अवधि कितनी होती थी और शिक्षा का संरचना एवं संगठन की चर्चा होगी। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सबसे फर्स्ट सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का परिचय, कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है हम लोग किसको बोलेंगे, क्या है इसका परिचय। तो दोस्तों, कहा जाता है कि भारत के सुदूर अतीत में व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास या फिर सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्थान एवं संस्कृति तथा सभ्यता को एक असीम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जो भारत के सुदूर अतीत में जो व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, अपनी जो सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्थान है उसकी प्राप्ति कर सके, अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण कर सके, उसे असीम ऊंचाइयों तक ले जा सके। और इसीलिए ये जो है एक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसका नाम रखा गया दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा। कहा जाता है कि इसे प्राचीन भारत की सबसे प्राचीनतम शिक्षा पद्धति भी कहा जाता है। इसका काल जो है दोस्तों 1500 BC से 500 BC है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे वैदिक शिक्षा मानने का मुख्य कारण इस काल में वेदों की शिक्षा थी। इस काल में वेदों की शिक्षा थी। यह हम सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं। वेदों को लेकर ऐसी मान्यता भी है कि इन चारों वेदों का ज्ञान जो है स्वयं ईश्वर ने अलग अलग 4 ऋषियों को कराया था, और वही 4 ऋषियों के माध्यम से वो जो 4 ऋषि आज इन वेदों की रचना जो किए, उनके माध्यम से हम लोग जो है जीवन की बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो दोस्तों, उस समय इसका वैदिक कालीन शिक्षा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इस काल में मुख्य रूप से वेदों की शिक्षा दी जाती थी। यह जो है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि वेद जो हैं कितने प्रकार के वेद हैं। तो आप सबको पता है कि वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है, विषय वस्तु का ज्ञान की बात की गई है, जिसके ज्ञाता जो हैं वह दोस्तों कौन है, अग्नि ऋषि हैं। सेकेंड जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी इसमें यज्ञ का वर्णन है, विषय जो है इसका कर्म आधारित है और ज्ञाता इसके हैं आदित्य ऋषि दोस्तों। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जो है यह गायन द्वारा देवताओं की अर्चना की जाती है। इसमें गायन संबंधी है, इसमें उपासना विषयों की चर्चा है और इसके ज्ञाता जो हैं वायु ऋषि हैं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि भगवान जो है स्वयं 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिए थे और यही चारों ऋषि का नाम जो है यहाँ पे है अग्नि ऋषि, आदित्य ऋषि, वायु ऋषि और जो लास्ट हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें विषय हम लोगों को आत्मज्ञान का होता है और ये हैं अंगिरा ऋषि। दोस्तों, ऋग्वेद में हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेद जो है इसमें क्या क्या हम लोगों को जानना था। तो हम लोग ऋग्वेद में अध्ययन आदि का ज्ञान होता था, आदि वेद का ज्ञान होता था, ईश्वर का ज्ञान होता था, आत्मा का ज्ञान,
पुनर्जन्म के बारे में बताया गया, एक जीव के बारे में बताया गया, उसकी सृष्टि के बारे में बताया गया। दोस्तों प्रलय जो है वह क्या होता है उसके बारे में बताया गया, व्यक्तियों के कर्म फल के बारे में बताया गया, वर्षा की चर्चा की गई और आश्रम जो था उसकी बात की गई। दोस्तों एक यहाँ पे नोट करके आप लोग भी लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद की रचना जो है वह पद भाग में की गई थी। किसमें? पद भाग में। दोस्तों गद और पद दो भाग होते हैं, ये जो है पद भाग में इसकी रचना हुई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था। तो दोस्तों यजुर्वेद में हम लोगों को किस किस चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। तो 16 संस्कार बताए जाते थे। उसके बाद शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में, राज्य के बारे में, गणित, ज्योतिषी, रसायन, वैद्यक, कृषि, यंत्र, युद्ध, संगीत, आहार, भवन निर्माण, ये सब का कार्य और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का ज्ञान जो था वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? यजुर्वेद से प्राप्त होता है। इसमें नोट करके आप लोग लिखिएगा कि यह जो है गद और पद दोनों भाग में था। शुरू देखे हम लोग ऋग्वेद सिर्फ पद भाग में था, ये जो है गद और पद दोनों भाग में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है सामवेद। सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? तो दोस्तों सामवेद जो है उसमें चर्चा हुई है भारतीय संगीत का जनक जिसको कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। समस्त स्वरों का ज्ञान जो है हमें सामवेद से प्राप्त हुआ। ताल कहाँ से सीखने को मिला? सामवेद से। लय, छंद, गति, मंत्र, राग, नृत्य मुद्रा, भाव, ये सब सारी चीज जो है दोस्तों, स्वर चिकित्सा, संगीत गायन, सारी चीज हमें कहाँ से सीखने को मिला? सामवेद से सीखने को मिला। अब आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें देवताओं की स्तुति की जाती है, चिकित्सा के बारे में ज्ञान मिला, विज्ञान दर्शन के मंत्र मिले, तंत्र मंत्र की विद्या होती है। आयुर्वेद, जड़ी बूटी, रोगों का निदान, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, वनस्पति विद्या, ये सब सारी चीजों की ज्ञान जो है दोस्तों अथर्ववेद में की जाती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा यानी 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा जो है वह 1000 BC से लेकर 500 BC तक बोला गया दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 1000 BC से 500 BC तक। अब आगे है कि शिक्षा का जो अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण वैदिक काल में शिक्षा को एक ऐसी शक्ति, संपूर्ण वैदिक काल में शिक्षा को एक ऐसी शक्ति या अंतर ज्योति माना जाता है जो मानव जीवन की सफलता के लिए अत्यंत ही आवश्यक तथा उपयोगी थी। वैदिक कालीन शिक्षा से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो छात्र के सर्वांगीण विकास, मानसिक, वैदिक एवं आध्यात्मिक तथा व्यक्तित्व का संतुलन विकास करती है। यह परा एवं अपरा दोनों ही पक्षों को समान रूप से महत्व देती है। परा का मतलब होता है अलौकिक ज्ञान, जिसमें ज्ञान, कर्म, धर्म, मोक्ष, काम, शास्त्र की ज्ञान होती है, और अपरा का मतलब होता है लौकिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवसायिक ज्ञान बोलते हैं दोस्तों। तो शिक्षा जो है दो भागों में बटा, परा और अपरा। परा का मतलब अलौकिक ज्ञान और अपरा का मतलब लौकिक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का महत्व क्या था? तो वैदिक कालीन में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण तथा पवित्र स्थान दिया गया। आर्य शिक्षा को ही अपना शारीरिक मानसिक, आर्य जो है वह शिक्षा को ही अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास का एकमात्र साधन मानते थे। प्रत्येक मनुष्य जो शिक्षित होते थे उन्हें सभ्य तथा अशिक्षित मनुष्य को पशु तुल्य समझा जाता था। उस समय पढ़े लिखे व्यक्तियों को शब्द और अशिक्षित व्यक्तियों को पशु तुल्य समझा जाता था। शिक्षा मनुष्य को नए पथ पर नवीन ज्ञान दर्शाने का साधन थी। शिक्षा को मनुष्य का तृतीय नेत्र भी माना जाता है दोस्तों, और सही में क्यों न माना जाए। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य गुरु ऋण से मुक्त हो सकता था। ऐसी अनेकों भावनाओं उस समय थी, ऐसे अनेकों तर्क दिए जाते थे जिससे समझा जाता था कि विद्या विहीन पशु, यानी विद्या ज्ञान ही सब कुछ है, बिना ज्ञान जीवन व्यर्थ है, जीवन पशु के समान है। शिक्षा का जो लक्ष्य था दोस्तों, शिक्षा का लक्ष्य क्या था उस समय, उसको देखते हैं हम लोग। शिक्षा का लक्ष्य जो था वह था मुक्ति प्राप्त करना, राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार एवं संरक्षण करना, सामाजिक दक्षता प्राप्त करना, आध्यात्मिक विकास हो सके, ईश्वर भक्ति, धार्मिक विकास, चरित्र का निर्माण हो सके,
नागरिकों एवं सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके और ज्ञान की प्राप्ति हो सके। उस समय की शिक्षा व्यवस्था का जो लक्ष्य था यही था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं जो थी, पहला था शिक्षा की संरचना एवं संगठन। वैदिक कालीन में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित थी, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। दोनों को हम लोग बारी बारी से जानते हैं। शिक्षा का स्तर 2 भागों में बटा था, प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन, इसमें वैदिक कालीन में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार करके होता था। दोस्तों सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव का, बहुत ही शानदार है कि विद्या जो है उसकी प्रारंभिक शिक्षा की जो प्रारंभ होती थी वह किन संस्कारों के साथ होती थी, विद्या आरंभ संस्कार के साथ होती थी और प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में। दोस्तों यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित के द्वारा किया जाता था। विद्या आरंभ संस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है कि विद्या आरंभ संस्कार के लिए बच्चे को स्नान कराया जाता था, नया वस्त्र पहनाया जाता था, कुल पुरोहित के सामने उसको लाया जाता था। कुल पुरोहित नया वस्त्र बिछा करके उस पर चावल के दाने डालते थे, जिसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। और दोस्तों बच्चों की अंगुलियां पकड़ा कर चावलों पर वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराया जाता था, दान दक्षिणा जितने सारी चीजें वो सब दिया जाता था और वो जो है बदले में बच्चे को आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार से बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार जो है वह कराया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा विद्या आरंभ संस्कार से शुरुआत होती थी। स्थान कहाँ पे होता था, तो घर में होता था। ये जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था। शिक्षा अवधि 3 से 4 साल बच्चे जो है वह घर पे रह के ही पढ़ाई करते थे। 3 से 4 साल चलती थी। भाषा क्या था, तो व्याकरण उच्चारण आदि की शिक्षा। और भाषा जो है संस्कृत किसकी शिक्षा थी, तो भाषा व्याकरण उच्चारण ये सब की शिक्षा थी। लगभग 5 वर्ष की आयु में इसकी शुरुआत कर दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, उच्च शिक्षा के बारे में देखते हैं। उच्च शिक्षा थोड़ा सा देख लेते हैं। हायर एजुकेशन, घर पर 3-4 वर्ष तक अध्ययन करने के उपरांत जब बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह पूर्ण हो जाती थी, तो उसके बाद उन्हें अपने घर का त्याग करना होता था और गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करना होता था। तो उच्च शिक्षा में बच्चे कहाँ पे विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे, गुरुकुल जाते थे। गुरुकुल दोस्तों एक ऐसा स्थान होता था जो नगर के कोलाहल से दूर किसी जंगल के मध्य या फिर किसी रमणीक एवं सुरम्य स्थानों पर अवस्थित होता था, जहाँ पे शोरगुल कोलाहल ये सब सारी चीजों का नामो निशान नहीं हुआ करता था। गुरुकुल में प्रत्येक एक संस्कार के साथ होता था। गुरुकुल में प्रवेश जो है वहाँ पे भी एक संस्कार के साथ होता था, जिसे हम लोग उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं दोस्तों। कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च शिक्षा की जो शुरुआत होती थी वह या फिर उच्च शिक्षा में प्रवेश जो होता था वह किन संस्कारों के साथ होता था, तो उपनयन संस्कार के साथ होता था। कुछ शास्त्रकारों के अनुसार विभिन्न वर्णों के बालकों का उपनयन संस्कार विभिन्न आयु व्यवस्था में किया जाता था। ब्राह्मण बच्चे का 8 वर्ष में होता था और बसंत ऋतु में होता था। जो क्षत्रिय बच्चे थे उन्हें 10 वर्ष में ये जो है उपनयन संस्कारों किया जाता था। और ग्रीष्म ऋतु में वैसे बच्चों के जो थे वह 12 वर्ष में किया जाता था पतझड़ ऋतु में। और दोस्तों शूद्रों की अगर बात की जाए तो शूद्र बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इन्हें उपनयन संस्कार नहीं दिया जाता था, इन्हें शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता था। उपनयन संस्कार में यज्ञ करके बच्चे को एक पवित्र धागा पहनाया जाता था, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ भी कहा जाता है, जनेऊ पहनाया जाता था। उपनयन संस्कार के उपरांत बालक की रुचियों तथा क्षमताओं का अध्ययन किया जाता था तथा उसे निरीक्षण कर गुरुकुल के प्रतिकूल पाए जाने पर बच्चे को गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाता था, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाते थे। तथा गुरुकुल के अनुकूल पाए जाने वाले बच्चों को ब्रह्मचारी, अंत्येश्वासी या फिर कुलवासी कहा जाता था, जो मृगछाला, दंड, उसके बाद कमंडल तथा मेखला आदि का प्रयोग करते थे तथा भिक्षा मांगकर गुरुकुल की सेवा तथा अपना जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो 2 प्रकार की, प्रारंभिक उसके बाद उच्च। और उच्च शिक्षा जब पूर्ण हो जाती थी तो वहाँ पे बच्चों को देखा जाता था कि ये जो कौन बच्चे जो है वह गुरुकुल के अनुसार चलते हैं और कौन जो है नहीं चलते हैं। गुरुकुल के वातावरण में कौन ढले हुए हैं, जो अच्छे थे उनको रखा जाता था और जो नहीं अच्छे थे उनको फिर गृहस्थ जीवन के लिए भेज दिया जाता था। दोस्तों उच्च शिक्षा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं मैप के अनुसार। उच्च शिक्षा, इसमें उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के उपरांत क्या होता था, समापवर्तन संस्कार होता था।
जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का संस्कार था। प्रवेश आयु देखें, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष और शूद्र का प्रवेश जो है वर्जित था। शिक्षा स्थान कहाँ पे होती थी? तो गुरुकुल होती थी। दोस्तों शिक्षा की अवधि, शिक्षा कितने दिनों तक चलती थी? शिक्षा अवधि का निर्धारण सामान्यतः पाठ्य विषयों पर निर्भर करता था। एक वेद के अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष का समय जो है वह 12 वर्ष का समय लगता था। उपाधि स्नातक की मिलती थी। 2 वेदों का जो अध्ययन करता था उसे 24 वर्ष का समय लगता था। उपाधि वसु की मिलती थी। 3 वेदों का जो अध्ययन करता था 36 वर्षों का समय लगता था और उपाधि रुद्र की मिलती थी। 4 वेदों का जो अध्ययन करता था समय 48 वर्ष का लगता था और आदित्य नाम की उपाधि जो है उसे प्राप्त होती थी। यानी एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष का समय जो है उन्हें गुजारना पड़ता था। दोस्तों आश्रम जो है, आश्रम 4 भागों में विभाजित था। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम या फिर संन्यास आश्रम। 24 आश्रम 24 वर्ष से पूर्व जब जो है वह शादी से पूर्व यानी ब्रह्मचार्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष जिसको गृहस्थ जीवन या फिर शादीशुदा जीवन बोलते हैं। वानप्रस्थ आश्रम जो है 50 से 75 वर्ष तक जिसमें गृह त्याग करना पड़ता था। और संन्यास आश्रम जो है 75 वर्षों के बाद होता था जिसमें मोक्ष की प्राप्ति होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग शिक्षा के स्तरों पर पाठ्यक्रम को देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यक्रम या फिर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया, सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम और विशिष्ट शिक्षा पाठ्यक्रम। दोस्तों प्रारंभिक स्तर का जो पाठ्यक्रम था उसकी चर्चा हम लोग करते हैं थोड़ा सा। प्रारंभिक स्तर का जो पाठ्यक्रम था इसमें भाषा का जो था उसका ज्ञान होता था, गणना का सामान्य ज्ञान, धार्मिक क्रियाओं का प्रशिक्षण होता था, सामाजिक व्यवहार को सिखाया जाता था, द्वंद्व शास्त्र सिखाया जाता था और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद जब हम लोग उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम देखें तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में बटा हुआ था। सामान्य शिक्षा में धर्म, भाषा, व्याकरण, नीति शास्त्र और संस्कृत भाषा का अध्ययन होता था। जबकि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हम लोग देखें तो सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, उसके बाद है प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, कला कौशल, आयुर्विज्ञान, ज्योति विज्ञान, उसके बाद दोस्तों कर्मकांड और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। ये था उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब आगे बढ़ते हैं अवकाश। अवकाश उन्हें मिलता था कि नहीं मिलता था, छुट्टी दी जाती थी कि नहीं दी जाती थी? तो दोस्तों अवकाश में प्रत्येक अमावस्या, पूर्णवासी तथा अष्टमी को छुट्टी दी जाती थी। प्रत्येक सभी बच्चों को विशेष अवसर या उत्सव के पश्चात छुट्टी मिलती थी। किसी विशेष या फिर विशेष अतिथि के आगमन के पश्चात उन्हें छुट्टी दी जाती थी। मौसम जब खराब होता था उस समय छुट्टी दी जाती थी और किसी व्यक्ति विशेष तथा राजा के देहावसान के अवसर पर भी उन्हें छुट्टी या फिर अवकाश प्राप्त होता था। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था दोस्तों वह, इसमें विद्या की अगर हम लोग बात करें तो विद्या 2 प्रकारों से उन्हें दी जाती थी, परा और अपरा, यानी प्राकृतिक आधार पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्राकृतिक आधार पर पाठ्यक्रम जो है वह परा और अपरा था। परा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसमें इसका उद्देश्य था कि आध्यात्मिक विकास करना, धर्म का अध्ययन कराया जाता था, नीति शास्त्र का अध्ययन होता था, जीवों का अध्ययन होता था, आत्मा तथा परमात्मा का अध्ययन होता था, पुराण, दर्शन, वेद, वेदांग, ये सब सारी चीजों की यहाँ पे व्यवस्था थी परा शिक्षा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अपरा विद्या। अपरा विद्या का उद्देश्य क्या था? व्यवहारिक लौकिक ज्ञान का विकास करना। इसके अंतर्गत अंकशास्त्र, इतिहास, ज्योतिष, राजनीतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र और भूगर्भ विद्या की शिक्षा दी जाती थी। ये था अपरा विद्या दोस्तों, परा और अपरा प्रकृति के अनुसार। दोस्तों शिक्षण विधियां जो है वह कैसी थी? तो वैदिक काल में शिक्षण कार्य सामान्यतः मौखिक था। प्रायः प्रश्न उत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान और वाद विवाद द्वारा होता था। गुरु के उच्चारणों का छात्र अनुसरण करता था और उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि, कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए कहानी विधि का प्रयोग किया जाता था और जो उच्च स्तर के शिष्य होते थे उनके लिए तर्क विधि का विकास किया जाता था। वैदिक काल में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख शिक्षण विधियां जो है दोस्तों वह निम्नलिखित थी। पहला जो है अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि।
इसमें क्या होता था, तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्याकरण का जो शिक्षा प्रायः अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि द्वारा दी जाती थी। सुन करके अनुकरण करना, उसका दोहराना या फिर कंठस्थ विधि द्वारा किए जाते थे। उच्च स्तर पर भी इन विधियों का प्रयोग किया जाता था। व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, इसमें क्या है, शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम या वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ कराने के लिए जो व्याख्या एवं दृष्टांत विधि के अनुसार गुरु क्या करते थे, पहले मंत्रों की व्याख्या करते थे, उसका अर्थ व भाव स्पष्ट करते हेतु उसका जो उपमा, रूपक या फिर दृष्टांतों का प्रयोग भी किया करते थे, व्याख्या करके समझाते थे। कथन, प्रदर्शन व अभ्यास विधि, इसके अंतर्गत क्या था, तो वैदिक शिक्षा में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि की जो शिक्षा थी, आदि की क्रिया जो थी वह प्रदर्शन व अभ्यास विधि द्वारा दी जाती थी, जिसमें गुरु सर्वप्रथम सिखाई जाने वाली क्रिया का संपादन करता था और उसके बाद जो शिष्य थे उनको देख करके अनुसरण करते थे और निरंतर अभ्यास करके वो भी जो शिष्य हैं वो भी दक्षता हासिल कर लेते थे। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद या फिर शास्त्रार्थ विधि, इसमें क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर इस विधि का विकास हुआ, जिसमें शिष्य गुरु के व्याख्या व उपदेश को सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। श्रवण, मनन व निधिध्यान ध्यान विधि, इसके अंतर्गत क्या है, तो वैदिक काल में वेद मंत्र की व्याख्या, धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों के संबंध में दी गई ज्ञान को शिष्य ध्यानपूर्वक सुनकर मनन, चिंतन एवं अनुभूत तथ्य का नियमित अभ्यास करते थे। तो ये था दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं तर्क विधि। तर्क विधि क्या था, तो दोस्तों तर्क विधि जिसको हम लोग रीजनिंग मेथड बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल में तर्क शास्त्र जैसे गुण विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का भी विकास किया गया। इसमें 5 पद थे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुपयोग व निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुपयोग व निगमन। दोस्तों कहानी विधि का भी प्रयोग किया जाता था कि आचार्य विष्णु शर्मा के राजकुमारों की नीति की शिक्षा देने हेतु कहानी विधि का प्रयोग करते थे। प्रमुख कहानी संग्रहों में पंचतंत्र व हितोपदेश जो है वह सर्वप्रमुख है। दोस्तों इसमें नोट करके लिख लीजिएगा कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था। शिक्षा पद्धति कक्षा नायकीय पद्धति थी, यानी कक्षा के नायक जो है उनके ऊपर विशेष एक नायक होता था जो पूरे क्लास को, कभी भी शिक्षक अगर नहीं रहते थे, गुरु नहीं रहते थे, तो पूरे क्लास को जो जिम्मा था उसका था, जिसको अभी हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। दोस्तों अधिकांश ज्ञान पद्य माध्यम से प्राप्त किया जाता था। शिक्षण कार्य मौखिक रूप से होते थे। चलिए शिक्षण विधियां हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि शिक्षण विधियां जो है दोस्तों वह क्या था, तो भाषा संस्कृत था, पद माध्यम का था, कक्षा नायकीय पद्धति की थी, अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि था, व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि था, कथन, प्रदर्शन व अभ्यास विधि था। उसके बाद कहानी विधि का भी प्रयोग किया जाता था, तर्क विधि का भी। उसके बाद श्रवण, मनन व निधिध्यान ध्यान विधि और जो है प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। दोस्तों ये थी शिक्षण विधियाँ। अनुशासन इसका कैसा था, तो अनुशासन की अगर हम लोग बात करें तो अनुशासन में चुगली न करना, झूठ न बोलना, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक संयम में रहना, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, श्रृंगार न करना, सुगंधित पदार्थों का जो प्रयोग है वो मना था, नृत्य एवं संगीत में आनंद न लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, जुआ न खेलना, गाय को न मारना, ये सब सारा जो है शारीरिक संयम था। अनुशासन के अंतर्गत शारीरिक संयम था। दोस्तों मानसिक संयम क्या था, तो मानसिक संयम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब से दूर रहना होता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं परीक्षाएं कैसी होती थी। तो परीक्षाएं प्राचीन कालीन गुरुकुलों में परीक्षा विहीन प्रणाली थी, लेकिन गुरु नया पाठ प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे, तो पूर्व पाठ को सुनते थे तथा जो शास्त्रार्थ थी उसकी परीक्षा जो है गुरुकुल के छात्रों को 2 दलों में बांट देते थे। उसके बाद इसकी परीक्षा जो है ले लेते थे। स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, तो वेद काल में कन्याओं का उपनयन संस्कार तक ही सीमित था। सिर्फ उपनयन संस्कार होता था, घर में ही पढ़ाई करते थे, जिससे कन्याएं अपने माता पिता, भगनी, सास तथा पति से शिक्षा ग्रहण करती थी। वेद काल में स्त्रियों के लिए गुरुकुल की व्यवस्था नहीं थी। गुरु शिष्य का संबंध कैसा था, तो गुरु शिष्य का संबंध जो था उस समय अत्यंत मधुर था, क्योंकि पूर्ण रूपेण गुरु के संरक्षण में रहता था एक शिष्य। गुरु शिष्य का आध्यात्मिक पिता भी कहलाते थे। गुरु शिष्य को उसी प्रकार देखरेख करते थे जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का करता है। गुरु शिष्य संपूर्ण विकास का प्रयास करता था, शिष्य के संपूर्ण विकास का प्रयास करता था तथा उसके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण, शारीरिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास भी करता था।
शिष्य भी गुरु की बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे और अपने गुरु को राजा, माता पिता तथा देवताओं तुल्य समझते थे। अर्थात संक्षेप में अगर कहा जाए तो गुरु शिष्य के संबंधों की जो संबंध थे वो अत्यंत मधुर थे। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा का प्रशासन और वित्त कैसा था। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त होता था, उस पर पूर्ण रूपेण अधिकार गुरुओं का होता था। वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूपेण से निःशुल्क थी। शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था जो है गुरु स्वयं करते थे। वैदिक काल में गुरुकुल से आय स्रोत दान, भिक्षा व गुरु दक्षिणा ही था। इसके अतिरिक्त समाज के संपन्न लोग गुरुकुल को स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र एवं मुद्रा आदि दान स्वरूप भेंट देते थे। शिक्षण संस्थाएं व केंद्र संस्थाएं कैसी कौन कौन सी थी? तो दोस्तों टोल, संस्कृत की शिक्षा देने वाले को टोल कहा जाता था, शिक्षक एक होते थे। चरण, जहाँ पे वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी, इसमें भी शिक्षक एक होते थे। घटिका, घटिका क्या था? तो धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षक बहुत सारे होते थे। परिषद क्या था? तो परिषद में वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य इत्यादि की शिक्षा, विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षक 10 होते थे। व्याकरण, तर्कशास्त्र, ये जो है विद्यापीठ, इसमें व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षक अनेक होते थे। विश्वविद्यालय और गुरुकुल, जहाँ पे वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षक एक होते थे। तो शिक्षण संस्थान कौन कौन से शिक्षण संस्थान व केंद्र के अंतर्गत हम लोगों ने संस्थाओं को देखा कि संस्था क्या थे? टोल, चरण, घटिका, परिषद, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय या फिर गुरुकुल। केंद्र कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो कांची में है, दक्षिण भारत जो कांचीवरम है। काशी है बनारस में। प्रयाग, ये इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला, बिहार प्लस झारखंड जो है, अभी बिहार झारखंड मिथिला। उसके बाद तक्षशिला जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, ये उनका जो था वह केंद्र रहा दोस्तों। चलिए अब हम लोग जानते हैं वैदिक शिक्षा का मूल्यांकन करते हैं। वैदिक कोई भी शिक्षा व्यवस्था है तो उसके मूल्यांकन करने से हमें उनके गुण और दोष का पता जो है वह अच्छे से चल पाता है। वैदिक कालीन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को संक्षेप में अगर अध्ययन करें तो हमें वैदिक कालीन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को एक सामान्य ज्ञान हो जाता है और इस सामान्य ज्ञान के आधार पर हम इनके गुण और दोषों का सहजतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। वैदिक शिक्षा के गुण क्या थे? तो निःशुल्क शिक्षा थी, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य था, शिक्षा की व्यापक पाठ्यचर्या थी, ब्रह्मचर्य जीवन था, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था, धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व था, विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी, बाह्य नियंत्रण से मुक्त स्वायत्त शिक्षा थी, पक्षपात विहीन शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद गुरु शिष्य का संबंध जो था बहुत ज़्यादा मधुर था, उत्तम व प्रभावी शिक्षण संस्थाओं का विकास था, धर्म एवं सामाजिकता का समन्वय था, गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन था, संस्कृति का प्रचार व परिरक्षण था, विशुद्ध भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, नियमित दैनिक चर्या का कठोर से पालन करना होता था, साधारण दंड की व्यवस्था थी, बाल्यकाल में ही शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था और शिक्षा पूर्ण होने के बाद स्वाध्याय करते रहने पर बल दिया जाता था। तो ये था इनका गुण। अब दोष इनके क्या थे? तो इनके दोष भी थे, निम्नलिखित दोष थे। अव्यवस्थित पाठ्यक्रम एवं रटने पर अधिक बल दिया जाता था, लोक भाषाओं और धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा थी, शूद्रों की शिक्षा व्यवस्था जो थी वहाँ पे नहीं थी, शिक्षा की उपेक्षा की गई, जनसाधारण की शिक्षा व स्त्रीय शिक्षा की उपेक्षा हुई, अप्राकृतिक मनोवैज्ञानिक व कठोर अनुशासन था, धर्म को अत्यधिक महत्व व विचार स्वातंत्र का अभाव था, हस्तकार्य और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा थी, मुद्रित अध्ययन सामग्री का अभाव था और जाति पाति भेदभाव जो था वो सारी चीज थे। दोस्तों उपसंहार के तौर पर अगर कहा जाए तो उपसंहार के रूप में हम संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां थी, किंतु ये कमियां तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक चिंतन तथा सामाजिक प्रगति के कारण थी और इस शिक्षा व्यवस्था में जो अच्छाइयां तथा विशेषताएं थी निश्चित रूप से आज भी अनुकरणीय है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की इन्हीं विशेषताओं के कारण डॉक्टर P.N. प्रभु ने लिखा है कि वैदिक कालीन शिक्षा दृढ़ व्यक्तियों का निर्माण करती थी, वह व्यक्तियों की बुद्धि को सदैव जागृत रखती थी, उनकी मानसिक शक्तियों तथा क्षमताओं का सुविकास करती थी। संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा अत्यंत ही उच्च कोटि की थी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय
हिंद।